हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे आवर्त बीजी पादपों में जनन। ठीक है, तो उसमें हमने कायिक जनन मोस्टली पढ़ा था। उस कायिक जनन की जो दो विधियां होती हैं, कायिक जनन की जो दो विधियां होती हैं वो हम देख रहे थे। एक प्राकृतिक कायिक जनन, इसको कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं, और एक कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है, या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जिसमें से हमने प्राकृतिक कायिक जनन के बारे में पढ़ लिया था। प्राकृतिक कायिक जनन है मोस्टली पादपों के जो जड़ तना पत्ती हैं उनके प्राकृतिक रूप से उनमें परिवर्तन होता है, परिस्फुटन से नया प्लांट बनता है। और इसकी हमने 4 विधियों के बारे में बात की थी। तनों द्वारा, जड़ों द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों द्वारा। ठीक है, तो इनकी हमने चर्चा कर ली थी, इनको हमने पढ़ लिया था। आज हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात करेंगे, कृत्रिम कायिक जनन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या जनन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात करें तो इसके अंदर मनुष्य के द्वारा कायिक भागों को प्रेरित करके और नया प्लांट तैयार किया जाता है। ये मोस्टली व्यावसायिक रूप में सबसे ज़्यादा काम आने वाला जो है विधि है। इसके द्वारा मनुष्य इनको प्रेरित करके, कायिक भागों को प्रेरित करके और नए प्लांट्स तैयार करते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की हम बात करें तो इसकी एक विशेषता है कि ये मनुष्य द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, प्रेरित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी जो है हम विधियां काम में लेते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में मोस्टली 3 विधियां काम में लेते हैं। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नंबर 1 विधि हम लेते हैं कर्तन विधि। इसको हम कटिंग विधि भी कहते हैं। ठीक है, कटिंग विधि भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी विधि हम काम में लेते हैं, हमारे पास में दाब विधि। ठीक है, इसको लेयरिंग विधि भी कहते हैं। ठीक है, और एक हम भाग विधि काम में लेते हैं रोपण। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग विधि। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में मोस्टली 3 विधियां काम में ली जाती हैं। कृत्रिम रूप से पादपों के परिवर्धन के लिए इन विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नंबर 1 बात करें कृत्तन की या कटिंग विधि की, ये क्या होती है। ठीक है, देखो, इसके अंदर पादप के स्तंभ या फिर जो जड़ है, रूट,
ठीक है। इन दोनों के टुकड़ों को भूमि के अंदर रोपित किया जाता है और उन टुकड़ों के प्रस्फुटन से प्रवर्ध बनते हैं, प्रोपेग्यूल बनते हैं और उससे एक नया पौधा बनता है। ठीक है। तो इनमें मोस्टली दो भाग काम में लेते हैं, एक तो स्तंभ और एक लेते हैं जड़। ठीक है। तो स्तंभ की बात करें और जड़ की बात करें, इस कर्तन विधि के अंदर, कटिंग विधि के अंदर मोस्टली कुछ ऐसे फैक्टर भी होते हैं इस परिवर्धन में, जैसे पादप की आयु, पादप की आयु, इसके अलावा जैसे वातावरण, जहाँ पर हम इसको रोपित कर रहे हैं, वातावरण, ठीक है, वहाँ का वातावरण कैसा है, ठीक है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। तो पादप की आयु यानी अगर उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है पहले प्लांट में, जो मात्र पादप है उसके अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें कटिंग के द्वारा कायिक प्रवर्धन नहीं होगा। यानी उसकी एज इतनी होनी चाहिए कि उसमें सेकेंडरी फेज होनी चाहिए। ठीक है। वातावरण अनुकूलित होना चाहिए, जैसे कि मौसम, अगर हम जैसे गर्मियों के अंदर बहुत तेज़ धूप है, उसमें अगर हम कटिंग रोपित करेंगे तो वो कटिंग परिवर्धित नहीं होगी, प्रस्फुटित नहीं होगी। तो वातावरण भी बहुत इफेक्टिव होता है, नमी युक्त वातावरण होना चाहिए, बारिश वाला मौसम होना चाहिए, ठंडा मौसम होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, उसमें प्रस्फुटित होगी। एक बात हो, इसके लिए हम इनको शीघ्रता से प्रस्फुटित करने के लिए जो कटिंग है, जैसे स्तंभ की कटिंग ले ली या जड़ की कटिंग ले ली, इनको हम क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स में भी डिप कर सकते हैं। हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन की बात कर लें, ऑक्सिन, ठीक है, या फिर साइटोकाइनिन की बात कर लें, साइटोकाइनिन, ठीक है। इनके अंदर इनको हम अगर डुबोएंगे, इसके इन हार्मोन्स के विलियंस के अंदर अगर हम डुबो के इन कटिंग को और फिर रोपित करेंगे तो ये शीघ्रता से प्रस्फुटित होंगी। समझ गए। देखिए, अब हम बात करते हैं इन दोनों की अलग अलग, कौन से प्लांट्स के अंदर स्तंभ जो कटिंग है उनका उपयोग किया जाता है, कौन से जो प्लांट हैं उनमें जो रूट कटिंग है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो कटिंग है वो दो प्रकार के भागों से जो है लगाई जाती हैं। स्तंभ कटिंग की बात कर रहे हैं या कर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो, इसमें क्या होता है कि पादप के स्तंभ वाले भाग के अंदर हम कटिंग लेते हैं और कटिंग उन भागों से लेंगे जहां पर संधियां होती हैं, पर्व संधियां होती हैं, उन भागों की कटिंग लेकर और भूमि में रोपित की जाती है। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये तना होता है हमारे पास में, स्तंभ होता है, ठीक है, स्टेम होता है, उसमें ऐसे गांठें होती हैं, ठीक है। तो हम जो कटिंग ले रहे हैं वो इनके बीच की नहीं लेंगे, यहाँ से नहीं लेंगे, कटिंग लेंगे ये, ठीक है, ये कटिंग लेंगे, ये उपयुक्त कटिंग है, ठीक है, इसको रोपित करेंगे। तो इस इन गांठों के अंदर से यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। जब हम इसको भूमि में रोपित कर देंगे तो इनमें से अपस्थानिक जड़ें निकलेंगी और नया पौधा बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, स्तंभ कर्तन या स्तंभ कटिंग कौन कौन से प्लांट्स में होती है, जैसे गन्ने के अंदर होती है, गन्ना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अमरूद के अंदर भी होती है, अमरूद है, ठीक है। इसके अलावा अंगूर में भी होती है, अंगूर, ठीक है। इसके अलावा बोगनवेलिया, बोगनवेलिया
बोगनवेलिया के अंदर भी जो है स्तंभ कटिंग के द्वारा काट प्रवर्धन करवाया जाता है। तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर अगर हम कृत्रिम रूप से कायिक प्रवर्धन करवा रहे हैं तो उनके अंदर ये कटिंग्स हम ले सकते हैं, इन पौधों की कटिंग्स हम ले सकते हैं स्तंभ में से, ठीक है। दूसरे जो है कटिंग की बात करें तो है वो जड़ों द्वारा या जड़ कट। नंबर 2 जड़ कट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के अंदर कुछ अपस्थानिक जो है गांठें होती हैं, अपस्थानिक भाग होते हैं, वहाँ से कटिंग लेते हैं। और उस कटिंग को मोस्टली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो जड़ वाली जो कटिंग है उसको ऊर्ध्व भाग में लगाते हैं, ऊर्ध्वाधर लगाते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोपित करते हैं, स्थिति में रोपित करते हैं, ठीक। जैसे हमारे पास में इस प्रकार से अगर हमने काटा है तो उसको बिल्कुल ऊर्ध्वाधर भाग में जमीन में रोपित करेंगे ताकि इसका जो ऊपरी भाग है उससे पत्तियां प्रस्फुटित हो सके और नीचे से जड़ें निकल सके। इस प्रकार से इसको सीधा लगाया जाता है। जैसे कि इसके अंदर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये लगाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे सेब के अंदर सेब की जो जड़ है उसके द्वारा भी हम कायिक प्रवर्धन कर सकते हैं, उसके भी टुकड़े के साथ में, यानी कर्तन लेके, कटिंग लेके। इसके अलावा जैसे हमारे पास में सेब के साथ साथ नींबू है, सिट्रस, ठीक है, नींबू है, लेमन, ठीक है, एप्पल, लेमन और चेरी। चेरी के अंदर भी जो है हम जड़ कर्तन के माध्यम से कायिक प्रवर्धन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में हो गई कौन सी विधि, हमारी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की पहली विधि कौन सी, कर्तन विधि, कटिंग विधि, ठीक। अब दूसरी विधि की बात करेंगे, दाब विधि, लेयरिंग विधि। ये क्या होती है समझिए। देखिए दाब विधि, दाब विधि, लेयरिंग विधि, इसमें क्या होता है कि प्लांट्स के एरियल पार्ट्स को भूमि के अंदर मिट्टी में दाबा जाता है, गीली मिट्टी में दाब दिया जाता है, या इसके अंदर जो है वायु दाब भी लगता है। तो दो प्रकार की जो विधि है इसमें मोस्टली काम में लेते हैं, ठीक है। एक तो हम लेते हैं टीला दाब, टीला दाब विधि, टीला दाब विधि काम में लेते हैं। और एक हम लेते हैं वायु दाब विधि, वायु दाब विधि, इसको गुट्टी दाब विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो पहली जो विधि हम काम में लेते हैं दाब विधि में, लेयरिंग विधि के अंदर टीला दाब विधि। तो ये टीला दाब विधि क्या होती है, देखिए काष्ठीय जो पौधे होते हैं उनकी जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे तने होते हैं साथ साथ में, ठीक है, इस प्रकार। या फिर कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे ये शाखाएं होती हैं, ठीक है? तो इनको हम झुकाकर, इन शाखाओं को इस प्रकार से हम इनको थोड़ा नीचे झुकाकर और क्या कर लेते हैं, इसको मिट्टी से दाब देते हैं, मिट्टी में इस शाखा को थोड़ा सा दाब देते हैं मिट्टी के अंदर। ध्यान रहे उस भाग को दाबा जाता है जहाँ पर्वत संधियाँ होती हैं, ठीक। जहाँ पर्वत संधियाँ हैं उस भाग को हम नीचे झुकाकर और मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, जिससे यहाँ जो पर्वत संधियाँ हैं उनसे 3 से 4 सप्ताह के अंदर क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, ठीक है।
और यहाँ अपस्थानिक जड़ें निकलने से यहाँ पर जो है हमारे पास में नया पौधा प्रस्फुटित हो जाता है। जब ये नया पौधा प्रस्फुटित हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से इस प्लांट को मात्र पौधे से अलग करके और हम अनंतर लगा सकते हैं, दूसरी जगह पे इसको रोपित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कायिक प्रवर्धन होता है टेला दाव विधि से, वो मोस्टली किस किस में होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इनमें पूछा जाता है। जैसे कि चमेली के अंदर, ठीक है, मोगरा के अंदर, ठीक, चमेली है, मोगरा है, इन प्लांट्स के अंदर मोस्टली ये जो टेला दाव विधि है ये काम में ली जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम बात करें वायुदाब विधि की। वायुदाब विधि में क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो शाखा है, ये शाखा है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे मान लीजिए ये कोई दूसरी शाखा जा रही है इधर से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो पर्व संधि है उस पर्व संधि के ऊपर एक वर्ताकार छाल को हटा देंगे, वर्ताकार रूप में इस छाल को हटा देंगे इस प्रकार से, ठीक है, वर्ताकार। अब इस छाल के ऊपर हटाने के बाद में, इस छाल को हटाने के बाद में इसके ऊपर गीला कपड़ा बांध देंगे या फिर जैसे हमारे पास में कोई मोश वगैरह होते हैं, प्लांट है जो नमी को अवशोषित करने वाला प्लांट है, ठीक है, इसको लपेट के इसको बांध देंगे, या फिर जैसे कोई बोरी वगैरह आती है उसके जो है टुकड़े होते हैं उसको यहाँ बांध देंगे हम धागे से। ठीक है, इस भाग को आप कहेंगे इसको जो है गुट्टी भी बोलते हैं इस भाग को, इसलिए इसको गुट्टी दाब विधि के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर इसको गीला रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी एक पात्र में जैसे मटके वगैरह के अंदर इनमें पानी भर के लटका देते हैं और यहाँ इसमें एक हल्का पोर कर देते हैं, छिद्र कर देते हैं, जिससे बूंद बूंद करके पानी यहाँ पर आता रहता है। ठीक है, और इसको गीला करता रहता है। 3 से 4 सप्ताह के अंदर यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे यहाँ पे जड़ें निकलना प्रारंभ होंगी, इसको हम मूल पादप से अलग करके और इसको हम भूमि में रोपित कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो विधि है ये वो मोस्टली विधि कहलाती है वायुदाब विधि। और ये वायुदाब विधि कौन कौन से प्लांट्स के अंदर काम में आती है, जैसे अनार के अंदर, ठीक है, ये अमरूद के अंदर भी काम में ली जा सकती है। अनार है, अमरूद है, अमरूद के अंदर हमने जो है जड़ कर्तन की भी बात की थी। इसके अलावा जैसे हमारे पास में इसमें लीची है, लीची के अंदर भी जो है इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास में जो कर्तन विधि थी स्तंभ वाली, उसमें जैसे गुलाब है, गुलाब के अंदर भी वो विधि काम में लेते हैं। ठीक, तो ये है हमारे पास में वायुदाब विधि। अब जो तीसरी विधि है रोपण विधि, ठीक है, ये रोपण विधि और लैंगिक जनन मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाने वाला। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।